कहानी पर बात करते हैं। किडनैपिंग एक ऐसा शब्द है, जब ये नाम जहन में आता है तो हम लोग यही सोचते हैं, मैं आपकी नहीं बल्कि अपनी भी बात कर रहा हूँ, कि ज़्यादातर एक तो पहला ये है कि कोई बच्चा होगा, कम उम्र का है, उसको उठा लिया, वो जा रहा है, उसके मुंह पे हाथ रखा, उसको गाड़ी में बैठा लिया, लेकर चले गए। या बड़ा है तो चाकू या पिस्टल उसको दिखाया, उसको गाड़ी में बैठाया, ले गए, आँख पे पट्टी बांधी, गुमनाम जगह पे ले गए, फिर फ़ोन करते हैं, फिर रैंसम पैसे मांगते हैं, फिर कहते हैं फ़लाने जगह पे पैसे ले आओ, इतने पैसे लाओ, यही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने किडनैपिंग की पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया, और इसलिए उसको इंडिया का किडनैपिंग किंग कहते हैं। मैं उसके ऊपर आऊँ उससे पहले दो चीज़ें आपसे, दो कहानी शेयर करता हूँ। दिसंबर 1999 की बात थी। दिल्ली में एक बड़े स्टील कंपनी के बिजनेसमैन, ओनर, उनके घर पे एक दिन सुबह सुबह एक नौजवान पहुंचता है। अच्छे खासे नाइकी के शूज़, महंगी जैकेट। तो पहली बार में देख के लगता है कि मतलब कोई ठीक ठाक घर से कहीं से आया। तो वो आकर उस ओनर के बारे में पूछता है, जो राठी, जो कंपनी के, स्टील कंपनी के मालिक। तो वो थे नहीं, जो वहाँ का घर का जो मुलाजिम था वो आता है। तो ये पूछता है कि मुझे ड्राइवर की नौकरी करनी है और मैं यूपी से आया हूँ, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? तो उसको बताता है कि नहीं, ऐसे तो हमारे यहाँ ऑलरेडी ड्राइवर है और कई ड्राइवर हैं। लेकिन जो घर का मुलाजिम था वो भी यूपी से बिलोंग करता था। तो उसके लगा कि एक लड़का आया, हमारे इस राज्य से आया है, चलो इसकी कुछ मदद कर दे। तो कहता है कि देखो, हमारे यहाँ तो ड्राइवर की नौकरी नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी जो ये साहब की जो है बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, एक रेंटल कार जो किराए पे देती है एक कंपनी है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके बोलो उनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो वो तुम्हें नौकरी दे देंगे ड्राइवर की। और हमारे साहब और हमारी कंपनी में भी साहब की वहाँ से बहुत गाड़ियाँ आती हैं। तो मदद करने की नीयत से न सिर्फ उसने उस रेंटल कंपनी का नाम बताया, बल्कि नंबर भी दे दिया फ़ोन। और उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। करीब 1-1.5 महीना गुजरता है। 1-1.5 महीने के बाद इसी स्टील के कंपनी के जो मालिक, उनके 22 साल के जो बेटा है उस वक्त, तो उसकी किडनैपिंग की बात आती है। उसके बाद पुलिस, दिल्ली पुलिस लगती है, तमाम तफ्तीश करती है, और उसके बाद 5 लोग पकड़े जाते हैं। जो 5 लोग पकड़े गए, उनमें से एक शख्स वो लड़का था जो उस दिन उसके घर पे नौकरी मांगने आया था। और उस मुलाजिम ने घर के उसको जाने अनजाने में उस कार रेंटल कंपनी का नाम बताया, उसका नंबर दे दिया। वो वहाँ गया, वहाँ जाकर उसने बाकायदा नौकरी की। नौकरी करने के बाद उसने वहाँ कुछ लोगों से सेटिंग की, और फिर वो ख़ास तौर पर इस स्टील कंपनी के ओनर के घर या कंपनी में कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती हैं, उन चीज़ों पे नज़र रखना, या फिर जो उनका बेटा है वो अगर जाता है तो उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए पीछे जो गाड़ी चलती है उस गाड़ी में अपनी ड्यूटी लगवाना। इस तरह से इसने काम किया, और उसके बाद रैकी करनी शुरू की। और इसको फिर एक एक चीज़ पता चल गई कि इनका बेटा कितने बजे घर से निकलता है, कितने बजे कॉलेज के लिए जाता है, किस रूट से जाता है, कहाँ से वापस आता है, कहीं गाड़ी रास्ते में रुकती है कि नहीं रुकती है, कॉलेज के अलावा बाकी रूटीन क्या है, और कहाँ जाता है, कहाँ आता है, छुट्टी के दिन क्या करता है। एक से जो छोटी से छोटी जानकारी, इवन टाइमिंग कि 8 से 8:30 कहाँ, 8:30 से 9 कहाँ, वापसी में इस वक्त कहाँ, किस वक्त पे कहाँ से ये गाड़ी गुजरती है। तो उसने ये सारी चीज़ें की, और उसके बाद उसने आगे इन्फॉर्मेशन बढ़ाया, और उसके बाद फिर ये काम हो गया। ये एक कहानी थी। दूसरी, दिल्ली के ही एक बिजनेसमैन के, वो ईस्ट दिल्ली में रहते थे। एक दिन उनके घर पे 2 लड़के आते हैं, दोनों अच्छे खासे जीन्स शूज़ महंगे महंगे पहने हुए। और वो जो गार्ड था घर का, दरवाजे पे उससे कहते हैं कि नाम लेकर मुझे उससे मिलना है। तो कहते हैं कि अभी साहब है नहीं। तो ये बताता है कि फिर भी देखो। वो कहते हैं कि नहीं है साहब। तो ये कागज़ पे 14 डिजिट का एक फ़ोन नंबर देता है।
और कहता है कि जब ये साहब आएँ तो ये नंबर उनको देना और कहना कि अर्जेंटली बात कर लें, ये दुबई का नंबर है। और वो दे के चला जाता है और जाने से पहले वो जेब से अपना एक पिस्टल निकालता है, उस गार्ड के सामने उस पिस्टल को थोड़ा चमकाता है, साफ़ करता है और वापस अंदर रख लेता है और फिर कहता है कि ये नंबर पे बोल देना दुबई बात कर लें। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब साहब आते हैं तो वो गार्ड उनको बताता है, नंबर देता है, तो वो समझ जाते हैं कि क्या है मसला। तो करीब 2 करोड़ रुपए का रैंसम मांगा गया था। अब फिर वो अपने जो जानकार जानने वाले हैं इन सब से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे है। तो कुछ लोग बीच बचाव करने के लिए भी आते हैं और कहते हैं कि मैं इसमें कम कराऊंगा ये। आखिर में एक यूपी के बड़े नेता बाहुबली, उन तक किसी तरह उसका सोर्स होता, उस बिजनेसमैन का वहाँ तक पहुँचता, तो कहता अच्छा 2 नहीं, चल मैं 1 से 1.5 करोड़ में करा दूंगा। तो वो मांडवाली कराता है। तो पता चलता है कि नेक्सस कहाँ कहाँ से है। और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये जो दोनों आपको कहानी सुनाई, ये जो दोनों शख्स, जो दोनों लोग पहुँचे, अलग अलग लड़के, ये बबलू श्रीवास्तव गैंग के लोग थे, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि हिंदुस्तान में जो किडनैपिंग किंग का उसको एक तमगा, एक खिताब मिला हुआ है कि उससे बड़ा किडनैपर कोई नहीं हुआ। उसने किडनैपिंग की दुनिया को बदल के रखी, उसने किडनैपिंग के काम करने के तरीके को बदला। बबलू श्रीवास्तव खुद पढ़ा लिखा, लॉ में ग्रेजुएट, और बनना चाहता था, आर्मी में जाना चाहता था। इसके अलावा आईएएस अफसर बनना चाहता था। उसका एक भाई जो है वो आर्मी में ही। लेकिन उसकी जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई, जब तक ये कॉलेज में था तब तक सब कुछ ठीक था। कहते हैं कि एक वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हो रहा था। उस स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में दूसरी पार्टी से कुछ झगड़ा हो गया और एक लड़के को चाकू लग गया। उस चाकू के इल्ज़ाम में बबलू श्रीवास्तव को पहली बार पुलिस पकड़ लेती है और फिर उसको जेल ले जाती है। और वहाँ पे हालांकि अगले दिन ज़मानत पे बाहर आ जाता है, बट एक दूसरा राइवल गैंग उस वक्त वहाँ पे हुआ करता था। उसकी नज़र फिर बबलू श्रीवास्तव पर रहती है। फिर अगले कुछ दिनों के बाद ही एक स्कूटर चोरी के इल्ज़ाम में उसको वापस जेल में भिजवा दिया जाता है। और तब ये चूँकि दूसरा इंसिडेंट हुआ और घर वाले शरीफ बबलू श्रीवास्तव के, तो उसकी बेल भी नहीं कराते हैं कि हमारे ख़ानदान का नाम बदनाम कर रहा है। तो 10-15 दिन उसको जेल में रहना पड़ता है। फिर वापस आता है तो उसके बाद हालात ये हो गए कि जब भी लखनऊ में कोई गाड़ी चोरी हो तो सीधे बबलू श्रीवास्तव का नाम। तो शुरुआत उसकी ऐसी हुई थी कि ये एक गाड़ी चुराने वाला, और यहीं से उसकी सारी चीज़ें क्राइम की दुनिया में जो हुआ वो शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपना ट्रेन बदला और वो किडनैपिंग की दुनिया में आया। ये बबलू श्रीवास्तव जो है दाऊद इब्राहिम के साथ भी रहा। दुबई में इसकी मुलाकात हुई 1991 या 2 में, और छोटा आजम के साथ भी इसकी दोस्ती थी। तो बाद में धीरे धीरे अपना इसने गैंग बनाया। एक मैंने बहुत पहले क्राइम तक में कहानी आपको सुनाई थी कि एक दुबई अबू धाबी का एक बिजनेसमैन दिल्ली आया था और दिल्ली पुलिस उस वक्त नीरज कुमार जो सीबीआई में थे, कैसे उस किडनैपर को तक पहुंचे थे और उसके बाद इनकाउंटर हुआ था और उसमें 1-2 लोग जो है वो ट्रेन से चले गए थे, मुंबई पुलिस ने पकड़ा था। तो वो जो उस गैंग के लोग थे, जो अबू धाबी के बिजनेसमैन को जिसने किडनैप किया था, वो गैंग भी बबलू श्रीवास्तव की थी और उसी के कहने पे वो किडनैपिंग हुई थी। तो बबलू श्रीवास्तव किडनैपिंग की दुनिया में जो आया तो उसने किडनैपिंग की दुनिया को बदल के रख दिया। उसने पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को अपने गैंग में रखना शुरू किया। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता और उनका काम ये होता कि वो उन लोगों पे नज़र रखें जो बहुत जल्दी अमीर बने हैं, जिनके पास बहुत पैसा, ख़ासतौर पर जिनके पास 2 नंबर के पैसे ज़्यादा है। इसके पीछे सोच ये थी कि बबलू श्रीवास्तव जब रैंसम मांगा करता था तो वो छोटे मोटे रैंसम नहीं होते थे। उसके जो ज़िंदगी में जितने भी उसने किडनैपिंग के केस किए हैं उसमें से कहते हैं कि जो सारे जिन पुलिस वालों ने सारे केस को देखा है वो 10 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, मतलब करोड़ से नीचे वाले केसेस को वो बहुत ही कम हाथ लगाता था।
और हर अपने विक्टिम जिसको वो किडनैप करने जा रहा था उससे पहले महीनों उसकी तैयारी करता था। पूरी टीम लगाई जाती थी, यहाँ तक कि उसकी टीम में एक अर्चना शर्मा थी, ये सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन फिर वो हवाला कारोबारी के ज़रिए दुबई पहुंचती है, फिर दुबई से वहाँ से उसको डी कंपनी के थ्रू यहाँ बबलू श्रीवास्तव के पास भेजा जाता है। फिर ये कोलकाता जाती है, वहाँ पे बाकायदा इस गैंग ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तक हायर कर रखा था और उनका काम ये था कि इन लोगों का एयर फेयर, टिकट, इवन जो किडनैप होने वाला है उसके टिकट और वो सारी चीज़ें, वो सारा इंतज़ाम करना, बाकी चीज़ें देखना। और किडनैपिंग के लिए जो अब तक ये था कि पैसे रैंसम कॉल करना है, ये जो कॉल आते थे ये सारे विदेश के नंबर पे आते थे। और दूसरा, कभी भी पैसे हिंदुस्तान में कैश वो लेता ही नहीं था, वो सीधे हवाला के ज़रिए विदेश में, या तो फिर सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, और हवाला के ज़रिए भुगतान हुआ करता था। इसके जो शिकार, चाहे वो इंदौर हो, महाराष्ट्र हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, सूरत हो, बेंगलोर हो, और ज़्यादातर लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, मेडिकल से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर, बड़े बड़े, कई बड़े आर्टिस्ट, तो ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को निशाना बनाता था कि जिनके पास एक तो पैसे हों और बहुत ज़्यादा पैसे हों, और जो पुलिस के पास ये जाके ना बता सकें कि उन्होंने कितना रैंसम दिया। क्योंकि अगर सपोज़ एक आदमी अपने आप को रिहा करवाता है और उसकी फैमिली वाले 2 करोड़ या 3 या 5 करोड़ रुपए देते हैं, तो एक तो वो उधर दिया, दूसरा पुलिस को बता के भी फंसना है, क्योंकि ये पहला हिसाब ये होगा कि आपने इतने पैसे कहाँ से लाए, आपने ये 2 करोड़ 3 करोड़ कैश आपके पास कहाँ से आया, तो वो उधर भी फंसा। तो ये कमज़ोर कड़ी जो थी वो उसे मालूम था, और इसी चीज़ को बबलू श्रीवास्तव ने सबसे ज़्यादा भुनाया। तो वो ऐसे लोगों को किडनैप करता था और उनसे रैंसम लेता था जो कि सच बता ही नहीं पाते थे कि कितने पैसे दिए। और इसीलिए बबलू श्रीवास्तव के 90% जो किडनैपिंग के केसेस हैं, उसके करीब 60 से ज़्यादा केसेस हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा वो केसेस थे जो कभी रिकॉर्ड पे आए नहीं पुलिस के, और उन सभी मामलों में उसने रैंसम लिया। इवन कई मामले कोर्ट में वो बरी होता गया, इसलिए क्योंकि जो विक्टिम थे उन्होंने खुद कोर्ट में आके उसके या उसके लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि फिर जान का खतरा हो सकता है। तो एक वो भी चीज़ थी, और यही वजह है कि लोग सामने नहीं आते थे। इसका असली नाम जो बबलू का था, श्रीवास्तव का, वो ओम प्रकाश श्रीवास्तव, और ये गाज़ीपुर, फिर वही आपके ईस्टर्न यूपी, जहाँ से एक नामचीन लोग, वहाँ पे पैदाइश हुई थी। और इसके ज़्यादातर जो केसेस हुए थे वो 93 के, जब मुंबई ब्लास्ट हुआ, तो जैसे छोटा राजन हुआ या बाकी गैंगस्टर हुए, जब एक राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड की बात आई, तो 93 ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम आने के बाद बाकी गैंग जैसे छोड़ कर चले गए, तो बबलू श्रीवास्तव ने भी दाऊद का साथ छोड़ दिया और वो वापस आ गया, और फिर वो अपने किडनैपिंग के धंधे में लगा, जबकि उससे पहले हवाला के ज़रिए और बाकी ये सारी चीज़ें वो मिल के करता था। किडनैपिंग डायरेक्ट करने के अलावा बबलू श्रीवास्तव ने एक नया काम जो किया था वो ये था कि चूँकि इसका नाम इतना हो चुका था कि ये किडनैप किए हुए लोगों को आगे बेचने का भी काम करता था। जैसे सपोज़ छोटे छोटे इलाकों में किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, अब उसे मालूम है कि इसको इतने दिन तक कहाँ रखूँगा, कैसे रखूँगा, पकड़ा जाऊँगा। अब सबको पता था कि बबलू श्रीवास्तव और उसकी जो टीम है, गैंग है, इसमें महारत है। तो अगर एक किसी और ने किडनैप किया किसी और शहर में, जिससे बबलू श्रीवास्तव को कोई लेना देना नहीं है, तो वो फिर बबलू श्रीवास्तव के गैंग को कांटेक्ट करते थे और कहते थे कि भैया ये हमने किडनैप किया, जिसको एक टर्म है पकड़, तो ये पकड़ जो है हम तुमको बेचना चाहते हैं। तो अब वो बबलू श्रीवास्तव उसके पूरे प्रोफाइल, उसका फाइनेंशियल पोजीशन सारा देख के फिर वो उसको अपने कंट्रोल में लेता था और फिर वो डील करता था रैंसम के लिए। तो साथ में एक तो डायरेक्ट किडनैपिंग अपने लोगों के ज़रिए, और एक दूसरे के किडनैप किए हुए लोगों को अपने पास लाना और उनसे रैंसम वसूलना, और फिर जो भी उसका हिस्सा हो, पार्टी का जो भी डील हुई है उस हिसाब से उसको पैसे देना, बाकी का पैसा खुद रखना। ये भी काम करने वाला वो इस इकलौता गैंगस्टर था बबलू श्रीवास्तव। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद चूँकि कई हाई प्रोफाइल ऐसे केसेस हुए जो अंदर खाने भी पुलिस को पता चले कि इसमें बबलू श्रीवास्तव के गैंग का हाथ है, तो फिर पुलिस भी इसके पीछे पड़ी। तो ये फिर मॉरिशस और सिंगापुर की तरफ भाग गया, लेकिन 1995 में ये वहीं से पकड़ा जाता है और इसको वापस हिंदुस्तान लाया जाता है।
उससे पहले हुआ क्या था कि किडनैपिंग के सिर्फ केसेस होते तो शायद बबलू श्रीवास्तव आज आज़ाद होता, जेल के बाहर होता। 1993 में पुणे में एक डिप्टी कलेक्टर जो थे कस्टम के, इसका एक साथी था मंगे और सैनी, इन 3 लोगों ने दिन दहाड़े डिप्टी कलेक्टर कस्टम जो है 1993 में जो मिस्टर LD अरोड़ा, उनको गोलियों से भून दिया था और गोलियों से उनकी तो गोली मार के उनकी मौत की हत्या हो गई थी। तो जब 95 में ये पाया, उसके बाद हिंदुस्तान लाया गया तो किडनैपिंग के अलग अलग शहरों में तो मामले चल रहे थे, लेकिन किडनैपिंग के दिल्ली में भी था, इंदौर में भी, सूरत में भी। लेकिन जो लोग थे वो बहुत कम इसके सामने गवाही देने के लिए आ रहे थे। लेकिन इस मामले में चूँकि बहुत सारे गवाह भी थे और एक डिप्टी कलेक्टर कस्टम का इस तरह से दिन दहाड़े मारी गई थी, तो ये मामला बहुत सीरियस था, बहुत सारे सबूत थे। तो बबलू श्रीवास्तव मामले में उम्र कैद की सज़ा हुई। फिर इसको अलग अलग जो जगहों पे भी ले जाया गया, घुमाया गया, और इस मामले में सज़ा होने के बाद से बबलू श्रीवास्तव लगातार जो बरेली यूपी में है वहाँ के जेल में बंद है 95 से, ये 2019 है। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि जो वो शुरुआत में जिस तरीके से वो गैंग चलाता था जब वो बाहर था, उससे ज़्यादा सॉलिड नेटवर्क और सॉलिड गैंग उसकी तब बनी जब वो जेल में गया। अलग अलग, पहले उससे इलाहाबाद की जेल में भी रहा केसेस के सिलसिले में इधर उधर। तो जेल से नेटवर्क चलाना और सारे मोबाइल फ़ोन अलग अलग सिम रखना और जेल से धमकी जाना। और इसी दौरान में मेरी एक बार मुलाकात हुई थी बबलू श्रीवास्तव, जब मैं जुर्म का एपिसोड कर रहा था और उस सिलसिले में मुझे इस कोर्ट में पेशी थी, तो मुझे मालूम था। तो उस डेट पे मैं गया और करीब 10-15 मिनट तक मेरी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, और एकदम बातचीत करने में बिल्कुल एक नॉर्मल, एक पढ़ा लिखा, जैसे जाहिर सी बात है लॉ की डिग्री और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाला शख्स, और जो IAS अफसर बनना चाहता था, जो आर्मी में जाना चाहता था, वो जुर्म की दुनिया में उतर गया, किडनैपिंग का किंग बन गया। तो जेल से इसने फिर अपने सारे गैंग, और ये खुद ही अपने गैंग के लोगों को भर्ती करता था, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और फिर जो शॉर्टलिस्ट करते थे ये अपने शिकार को, उसके बारे में अलग अलग कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके कितने पैसे हैं, डील कहाँ से होती है, बैंक कौन कौन से हैं, एम्प्लॉई कितने हैं, कितने बजे कहाँ आता है, कितने बजे कहाँ जाता है, इसके पास 2 नंबर के कितने पैसे हैं, 1 नंबर के कितने पैसे हैं। मतलब एक पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट इसका था, जो अलग टीम थी जिसका काम सिर्फ ये था। फिर वो इस सारे इन्फॉर्मेशन को आगे पास करती थी, फिर वो दूसरी टीम जाकर रैकी करती थी कि कब कहाँ कैसे उठाना है, तो वो उनका काम था। तीसरी टीम उसको ले जाकर किसी खुफिया जगह पे, गुप्त जगह पर रखनी है जहाँ पे किसी को पता ना चले। चौथी टीम जो है वो फिर रैंसम की डील करती थी और बातचीत करती थी। तो कुल मिला के एक प्रोफेशनल तरीके से पूरा एक गैंग किडनैपिंग की इंडस्ट्री चलाने वाला बबलू श्रीवास्तव था। लेकिन उसके बाद फिर ये जेल पहुंच गया और उम्र कैद की सज़ा हुई में केस वेस चलने के बाद। और चूँकि 93 से ब्लास्ट के बाद इसने दाऊद इब्राहिम का गैंग छोड़ दिया था, और इसने कई सारी चीज़ें बताई दाऊद के बारे में, और ख़ास तौर पे जाली नोट करेंसी का धंधा चल रहा था ISI के थ्रू, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, उन सब में कई रेड भी हुए, कई पकड़े गए। तो कहते हैं कि उसमें बबलू श्रीवास्तव का रोल था इस दाऊद के इस धंधे को चौपट कराने में। तो डी कंपनी बबलू श्रीवास्तव की दुश्मन हो गई, और कई जो डी कंपनी के गुर्गे यूपी और घूम रहे हैं, उन्होंने कई बार बबलू श्रीवास्तव को मारने की कोशिश की। और इसीलिए बबलू श्रीवास्तव को जब कहीं पेशी पे ले जाया जाता तो शायद ये मतलब ये पहले हिंदुस्तान का ऐसा मुजरिम होगा जिसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना कर ले जाया था, ताकि कोई इस पर हमला ना कर दे। फिर इसने बाद में भी बरेली जेल से ये भी कहा कि एक दरख्वास्त की कि मुझे कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मेरी अलग अलग जो कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उसकी सुनवाई हो, क्योंकि मुझे डी कंपनी दाऊद से ख़तरा है। तो इस बारे में भी एप्लीकेशन लिखा गया। आखिरी बार बबलू श्रीवास्तव का जो नाम क्राइम की दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे जो आया था वो 2014 में आया था, जब एक हवाला रैकेट के सिलसिले में CBI ने छापा मारा था सूरत में एक बिजनेसमैन के यहाँ। 5,000 करोड़ रुपए का हवाला का ये मामला था, और उससे फिर पूछताछ में पता चला कि उसके 2 एम्प्लॉय के ऊपर हमला हुआ था। मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आए, गोली चलाकर भाग गए थे। तो पता चला कि वो एक्चुअली जो उस दिन गलतफहमी से उन पर हमला हुआ था, हमला इस पे होना था, और वो जो लोग थे वो बबलू श्रीवास्तव के थे। तो इस बारे में भी फिर बबलू श्रीवास्तव 2014 का ये हाई प्रोफाइल लास्ट मामला है जो बबलू श्रीवास्तव के ख़िलाफ़, तो उसमें भी उससे पूछताछ हुई और वो पूछताछ चल रही है।
फ़िलहाल जेल में है और कहते हैं कि जेल में बड़ा वो पूजा पाठ और धर्म कर्म में लगा हुआ है। एक इसने किताब भी लिखा, बबलू श्रीवास्तव ने, और इसका एक सपना है कि उसकी ज़िंदगी पे कोई फिल्म बने। हीरो की तरह रहना उसको शौक़ था, शादी की नहीं, हालांकि कहते हैं कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी थी। और बबलू श्रीवास्तव और एक याद होगा आपको, तांत्रिक एक बड़े कंट्रोवर्शियल रहे चंद्रा स्वामी, उनके रिश्तों को भी लेके बात होती है। दिल्ली में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे तो पीवी नरसिम्हा राव चंद्रा स्वामी के को बड़ा मानते थे और चंद्रा स्वामी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी कि ये जो हथियारों के तस्कर हैं उनके साथ दोस्ती है, जो अदनान खमोशी के साथ भी नाम आया था, सब कुछ। चंद्रा स्वामी के कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी उंगलियां उठी थी कि क्रिमिनल और ऐसे बैड एलिमेंट्स के साथ बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है। एक रोमेश शर्मा दाऊद इब्राहिम का जो सहयोगी था यहाँ दिल्ली में, उसके साथ भी रिश्ते थे। तो जब ये यूपी से निकला था और डी कंपनी में जाना था, मतलब दुबई पहुंचा था बबलू श्रीवास्तव, तो ये दिल्ली में कुछ दिन चंद्रा स्वामी के साथ रहा और चंद्रा स्वामी के साथ रह के भी इसने कहते हैं कि उस वक्त बहुत सारी किडनैपिंग को अंजाम दिया था। फिर बाद में चंद्रा स्वामी से कुछ अनबन हो गई और इसने चंद्रा स्वामी को और दिल्ली को छोड़ दिया और फिर ये मुंबई के रास्ते दुबई चला गया। तो एक नेक्सस ये भी था कि उस वक्त कहते हैं कि पॉलिटिशियन और बल्कि पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी और चंद्रा स्वामी के साथ बबलू श्रीवास्तव के रिश्ते थे, तो बबलू श्रीवास्तव की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो उसी की गैंग में थी। उसको बाकायदा चंद्रा स्वामी ने सरकार से कहलवा कर, कांग्रेस की उस वक्त, बबलू श्रीवास्तव की गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्शन दिलवाया गया था पुलिस से कि इसकी जान को ख़तरा है, और काफ़ी वक्त तक उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया जैसे किसी वीवीआईपी को दिया जाता है। तो ये चंद्रा स्वामी का उस वक्त जलवा था और बबलू श्रीवास्तव के साथ दोस्ती थी। लेकिन कहते हैं कि किडनैपिंग और रैंसम और इसी वसूली और पैसों को लेके, चूँकि रैंसम के तौर पे बहुत मोटी रकम आया करती थी, और ये भी कहते हैं कि चंद्रा स्वामी के ज़रिए बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि किस शिकार के बारे में, तो उसका भी फ़ायदा उठाता था। लेकिन बाद में इन दोनों में रिश्ते ख़राब हो गए चंद्रा स्वामी के साथ, फिर वो अलग हो गया और फिर वो दाऊद के साथ रहा और डी कंपनी के इशारे पे भी उसने बहुत सारे किडनैपिंग की और जो पैसे आए हवाले के ज़रिए आए। तो कहते हैं कि इस किडनैपिंग के सही अमाउंट कई पुलिस वालों से हम लोगों ने जानने की कोशिश की जिन्होंने बबलू श्रीवास्तव की ज़िंदगी पे, बबलू श्रीवास्तव के केसेस पे काम किए, बट उनका भी कहना था कि यार सही अमाउंट नहीं बता सकते, क्योंकि एक तो जो रजिस्टर्ड केसेस हैं 50-60, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे तो ठीक है, उसमें भी जो लोग जिन्होंने रैंसम दिया वो पूरा सच नहीं बताते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा वो केसेस हैं जो कभी रिकॉर्ड पे आए नहीं और जिन्होंने पैसे दे दिए और वो किसी को मालूम ही नहीं, तो उसका हिसाब किताब कहाँ से लाया जाए। तो इसीलिए सही पैसे के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। तो अभी भी बरेली के जेल में बंद है बबलू श्रीवास्तव और ये भी कहते हैं कि गैंग बाहर में अभी भी एक्टिव है और वो गैंग अब भी अपने काम में लगा हुआ है। बाकी ये है कि अब बबलू श्रीवास्तव के बारे में एक चीज़ ये भी कि वो चाहे तो पैरोल पे बाहर आ सकता और पैरोल उसको मिल सकती थी, लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने कभी पैरोल लेने की अपनी लाइफ में कोशिश नहीं की और वो ये कहता ओपनली कि मैं जेल के बाहर की दुनिया से ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा महफूज जेल के अंदर हूँ, क्योंकि मुझे दाऊद इब्राहिम के लोग मरवा देंगे और इसीलिए मैं जेल के बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। और उसने कभी पैरोल नहीं दी और वो जेल के अंदर है और जेल के अंदर से उसका अपना साम्राज्य चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि फिर वो बाहर आकर भी क्या करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जेल के कई खेल आपको वक्त वक्त पे हम लोग कहानी दिखाते रहते हैं। जब जेल में फ़ोन हो, जेल में अच्छा खाना हो, जेल में तमाम चीज़ें हों जो आप चाहें, और पैसे हैं, तो जब पैसे हैं तो फिर आपके पास सारे आराम, सारी आसाइश है। तो वही हाल है। तो ये थी बबलू श्रीवास्तव की कहानी, और इसके बारे में और भी कुछ आप लोगों को जानकारी हो या कुछ चीज़ें हो तो आप शेयर कीजिएगा मेल से। बाकी मैं आज आसिम है, तो बताओ इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हो तो। माइक तुमने भी नहीं लिया, बहुत शिकायतें आती हैं, ये लोग सुधरते नहीं है। हाँ, नितिन त्यागी हैं, ये बोल रहे हैं कि क्या दाऊद को कभी बबलू ने मारने की कोशिश करी थी, जो उसकी जान के दुश्मन? नहीं, दाऊद के बहुत सारे राज, जैसे दाऊद के फेक करेंसी की चीज़ें थी जो नेपाल के रास्ते पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और ये सारे मिल के जो भेजते थे हमारे यहाँ,
तो उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी थी बबलू श्रीवास्तव को, चूँकि गैंग में साथ में काम कर चुका था और शायद शुरू में उसने भी ये काम किया हो। तो बाद में उसके कुछ राज उसने खोलने शुरू किए एजेंसियों के सामने, तो जिससे और फिर वो दाऊद से अलग हो गया था, तो वो कोई कहीं ना कहीं दुश्मनी थी। सर शब्बीर रौनक ओमान से हैं, ये बोल रहे हैं सर बबलू श्रीवास्तव को हीरो की तरह क्यों पेश किया जाता है मीडिया में, और नरसिम्हा राव हो या चंद्रस्वामी, इन बड़े लोगों से भी पूछताछ क्यों नहीं की गई या एससी से पूछताछ क्यों नहीं की जाती है। देखिए, हीरो की तरह तो नहीं पेश किया जाता है मीडिया में, क्योंकि मैं जितने भी पढ़ रहा था तो वहाँ पे वही गैंगस्टर, वही किडनैपिंग, वही सारी चीज़ें हैं। नज़रिया अलग अलग होता है। अब चूँकि आप एक गैंगस्टर की कहानी सुनाते हैं तो आप उसकी सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन हाँ, मैं ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई या हीरो बनाने के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन ये है कि जब भी देखा है ऐसे लोगों के पीछे सबसे बदनसीबी यही है हम लोगों की, कि जो पॉलिटिक्स है उसमें लोग ज़्यादा इन लोगों को फलते फूलते हैं उनकी वजह से। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसी बबलू श्रीवास्तव के मामले में ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि बहुत सारे ऐसे किडनैपिंग के केस हुए जिसमें बीच में जो मांडवाली जो समझौता कराया, वो कौन कौन लोग थे, जो यूपी के बाहुबली, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम है, उसमें ब्रजेश सिंह का नाम है, उसमें राजा भैया का नाम है, कि इन जो दिल्ली के एक बिजनेसमैन का मैं आपको जिक्र कर रहा था, वो राजा भैया तक भी पहुँचे, उनका ये कहना था रिकॉर्ड पे। और ऐसे लोग, फिर ये होता है कि जो ऐसे बाहुबली होते हैं, इनका आप पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, इनके अंडरवर्ल्ड में या फिर इस तरह के गैंगस्टर्स या इस तरह के बदमाश, उनके साथ ठीक ठाक रिश्ते होते हैं। तो कई बार जो आम लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि यार ये मुझे धमकी मिल रही है, पैसे नहीं देंगे तो मार देंगे, तो किसके पास जाऊं, तो फिर ऐसे लोगों के पास जाते हैं और वो लोग उनकी सच में मदद भी करवा देते हैं। हालांकि उनका अपना कुछ उसमें फ़ायदा होता है, कमीशन होते हैं, लेकिन नेताओं और इन सब चीज़ों की वजह से भी ऐसे अपराधी फलते फूलते ज़्यादा है।